नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। दोपहर के ठीक 3:30 बज चुके हैं और आइए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। प्रयागराज से खबर आ रही है, जहां पर बिगड़ैल हाथी का तांडव देखने को मिला है। गांव में घूमकर उत्पात मचा रहा था ये हाथी और 2 दिन बाद भी बिगड़े हुए हाथी को नहीं काबू में किया जा सका है। हाथी के उग्र रूप से गांव वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग बिगड़े हुए हाथी को काबू में करने की कोशिश लगातार कर रहा है, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। हाथी को काबू करने के लिए स्पेशल टीम भी बुलाई गई है। मथुरा और आगरा से बुलाई गई है स्पेशल टीम। एक वृद्ध को मौत के घाट उतार चुका है ये हाथी। अपने आप में ये बड़ी खबर, क्योंकि 2 दिन से प्रयागराज में इस हाथी की दहशत में लोग जीने को मजबूर, लेकिन अब तक भी ये हाथी जो है वो काबू में आ नहीं सका है। तो गजराज का ये तांडव आप 2 तस्वीरों के जरिए देख रहे थे। प्रयागराज से आई हुई तस्वीरें हैं। किस तरह से उत्पात मचा रहा है ये हाथी, अपना गुस्सा दिखा रहा है और बहुत सारा नुकसान इस हाथी ने पहुंचाया है। 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 2 दिन हो गए के बाद भी ये हाथी जो है काबू में नहीं आया सका है। हाथी के उग्र रूप से गांव वालों में दहशत का लगातार माहौल बना हुआ है। लोग अपने घरों की छत पर मौजूद, घरों के अंदर मौजूद, किसी भी काम से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ना जाने कहां कब ये हाथी उन पर हमला बोल डाले। वन विभाग लगातार इस हाथी को काबू में लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिगड़े हाथी को काबू में करने की हर कोशिश फेल साबित हो रही है। चहलकदमी की तस्वीरें आपके सामने हाथी की प्रयागराज से। और अब आपको बताएंगे स्कूल फीस के इस पूरे मामले में स्कूल फीस माफ किए जाने की मांग को लेकर वकीलों ने आज प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन जताते हुए उन्होंने परिवर्तन चौक चौराहे पर बापू भवन के सामने 2 गुटों में वकीलों ने सरकार और स्कूल संचालकों के विरोध में नारेबाजी की है। वकीलों ने विधान भवन की ओर बढ़ने का भी लगातार प्रयास किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। विरोध स्वरूप वकील दोनों ही जगह सड़क पर बैठे हुए हैं। तो बढ़ी हुई फीसों को लेकर इन वकीलों का विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, जहां पर अभिभावक पहुंचे हैं और फीस का बोझ ना झेल पाने के चलते अभिभावकों को अब समर्थन मिल रहा है। छोटे व्यवसायियों का समर्थन मिलने के बाद अब आप ये वकीलों का प्रदर्शन देख रहे हैं। स्कूलों की मनमानी के चलते स्कूल फीस माफ किए जाने को लेकर। और अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि स्कूल फीस माफ किए जाने की मांग को लेकर लगातार वकीलों ने आज के दिन, मंगलवार के दिन, अपना विरोध जताया। परिवर्तन चौक की तस्वीरें, जहां पर इसके चौराहे पर बापू भवन के सामने 2 गुटों में वकीलों ने सरकार और स्कूल संचालकों के विरोध में नारेबाजी की है। वकीलों ने विधान भवन की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास किया और पुलिस ने उनको रोक लिया। आगे बढ़ने नहीं दिया गया है वकीलों को। विरोध स्वरूप आपको बता रहे हैं, वकील दोनों ही जगह पर बैठ गए। अब बढ़ते हैं आगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग को लगातार खारिज किया है। याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीएम केयर्स फंड की जो बात की जा रही है वो चैरिटी फंड ही है, लिहाजा रकम ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था एनडीआरएफ में रकम दान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नवंबर 2019 में बनाई गई एनडीआरएफ कोरोना संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है। किसी नए एक्शन प्लान और न्यूनतम मानकों को अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने 8 जुलाई को शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपने हलफनामे में इस तर्क को खारिज कर दिया था। सरकार ने कहा था कि पीएम केयर्स फंड राहत कार्य करने के लिए स्थापित किए गए एक कोष की तरह है और अतीत में इस तर्ज पर कई ऐसे कोष बनाए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का एक प्ली हुआ था और ये बार बार विरोध किया गया था कि पीएम केयर्स को मिला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी बहस सुनी थी। उसमें कई ऐसे वकील लोग भी थे जो प्रामाणिक रूप से मोदी सरकार के कई विरोध के केस करते रहते हैं, ये उनका विवेक है।
आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिजर्व जजमेंट को सुनाया है और मैं इसके एक पैराग्राफ को पढ़ना चाहता हूं। There is no statutory prohibition on contributions made to NDRF and the contribution to PM Care Fund are voluntary. Funds collected by PM Care Fund are entirely different and these funds are funds of charitable trust. This fund need not be transferred. और आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि योगी सरकार ने मॉनसून सत्र की तैयारियां पूरी कर ली है। एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब तैयार कर लिए गए हैं। यूपी में पिछले 3.5 साल से 124 अपराधी मारे गए हैं, जिसमें 45 अल्पसंख्यक हैं, 11 ब्राह्मण हैं, 8 यादव हैं, 58 ठाकुर वैश्य पिछड़े वर्ग के अपराधी शामिल हैं। ये अपराधी 31 मार्च 2017 से 9 अगस्त 2020 तक यूपी में मारे गए हैं। पिछले 8 महीने में 8 ब्राह्मण अपराधी मारे गए हैं। उनमें से 6 बिकरू कांड से जुड़े हुए थे, तो वहीं सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ में हुए हैं। तो लखनऊ से जो खबर है उसमें आपको बताएं कि मॉनसून सत्र की पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। योगी सरकार विधानसभा में उठ सकता है। प्रदेश में एनकाउंटर का जो मुद्दा उस पर हर सवाल के जवाब के साथ तैयारी कर चुकी है। एनकाउंटर पर जवाब देने के लिए तैयारी सरकार की पूरी है और यूपी में पिछले 3.5 साल में मारे गए अपराधियों की लिस्ट तैयार हुई है। 124 अपराधी जो मारे गए थे उसमें अपराधियों में 45 अल्पसंख्यक थे। तो हर समुदाय का पूरा आंकड़ा योगी सरकार ने तय कर लिया है हर सवाल के जवाब के लिए। हम भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हर सवाल का बखूबी जवाब देगी योगी सरकार। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम तेनर प्राण समाम मम जिनके द्विजपद प्रेम। सुंदरकांड में भगवान श्री राम और विभीषण के बीच के संवाद का ये दोहा है, जिसमें भगवान श्री राम कहते हैं, वो मनुष्य मेरे हृदय में बसते हैं जिनको द्विज ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। युग बदला, ब्राह्मण वोट बैंक बन गया है। यूपी में 11% ब्राह्मण हैं और 3.5 साल की यूपी सरकार में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए ब्राह्मण अपराधियों की संख्या भी 11 है। विपक्षी पार्टियों ने कभी परशुराम की मूर्ति के बहाने, कभी परशुराम जयंती पर छुट्टी के बहाने, ब्राह्मणों के नाम पर अस्पताल बनाने के बहाने कई हिस्सों में बटी ब्राह्मण जातियों को एक और एक 11 करके जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। 20 अगस्त से मानसून सत्र है और ब्राह्मण अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल भी उठाए जाएंगे। हालांकि हर सवाल का जवाब सरकार ने तैयार कर लिया है। कैमरामैन मनोज राय के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो मेरे सहयोगी ऋषभ मणि की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। बढ़ रहे हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर मुठभेड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एसएसपी अनंत देव तिवारी ने दर्ज करवाए हैं बयान, एसआईटी के सामने दर्ज करवाए हैं अपने बयान। सौरभ भदौरिया ने भी दर्ज करवाए हैं बयान। लखनऊ में पूछताछ लगातार हो रही है जारी इनसे। कानपुर मुठभेड़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित गंजू और जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित गंजू, ये बड़ी खबर है, इस पर अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। एसएसपी अनंत देव तिवारी ने दर्ज कराया है अपना बयान। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिकरू कांड के बाद से एक एक करके तमाम लोगों के नाम जुड़ते जा रहे हैं और अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं नाम जुड़ते जा रहे हैं। चाहे क्षेत्राधिकारी का आरोप, जो दिवंगत क्षेत्राधिकारी उसका आरोप था, जो सस्पेंडेड और वर्तमान में जेल में है एसओ तत्कालीन, तो तमाम। अगर हम बात करें अब एसआईटी की जांच का जैसे जैसे दायरा बढ़ता जा रहा है, तमाम चीजें बढ़ती जा रही हैं। और अगर बिकरू की बात की जाए तो इसमें एसआईटी की जांच में कल पूर्व एसएसपी अनंत देव तिवारी और सौरभ भदौरिया ने अपने बयान दर्ज कराए। दोनों सुबह से लेकर शाम तक उस कार्यालय में रहे। जय वाजपेयी, जिसे खजांची कहा जाता था, उसकी खिलाफत कर रहे सौरभ भदौरिया कल एसआईटी के सामने पेश हुए और उसमें सौरभ ने बताया कि जय वाजपेयी के खिलाफ पुख्ता सबूतों का पुलिंदा था, जिसमें 1764, जो हमारे सूत्र बताते हैं, 1764 पन्नों के दस्तावेज जय वाजपेयी से जुड़े घोषित अघोषित संपत्तियों के थे, जिसमें 10 रजिस्ट्रियों के दस्तावेज से एसआईटी के सामने प्रस्तुत किए गए। साथ ही साथ तत्कालीन एसएसपी के भी बयान दर्ज हुए। इन पूरे मामलों में जय
वाजपेयी द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जा, भू अभिलेखों को भी सौंपा गया। विकास और जय के सहयोगियों के नाम भी तमाम सामने आए। सौरभ भदौरिया के मुताबिक उनके साथ पूर्व एसएसपी अनंत देव तिवारी ने भी अपने बयान दर्ज कराए, क्योंकि दोनों के अलग अलग बयान दर्ज हुए उस बिल्डिंग में। एसआईटी ने उन्होंने रेलवे की जमीन पर कब्जा करके जय के द्वारा बेची गई तमाम जानकारियों जी का भी बिल्कुल अमित गंजू, तो विकास दुबे की आतंक का अंत तो हो गया, लेकिन हर दिन लगातार कुछ ना कुछ जरूर सामने निकल कर आता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए सीधे रुख करते हैं, अवनीश अवस्थी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कोरोना को लेकर, सुनते हैं। टेस्ट किया जाए और 40 से 45 हजार आरटीपीसीआर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का, उसको कराया जाए। तो ऐसे में इन दोनों को अगर मिला लें तो लगभग 1,25,000 के आसपास टेस्टिंग की व्यवस्था हो सकती है। इसका निर्देश आज उन्होंने दिया है। टेस्टिंग के बारे में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा द्वारा बताया गया कि इसी माह में कई नए मेडिकल कॉलेजेस में टेस्टिंग की, आरटीपीसीआर टेस्टिंग की कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगी। और मेडिकल डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आपने भी बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भी कई जगह जो है नई टेस्टिंग की फैसिलिटी शुरू होने वाली है। कोविड-19 से पोर्टल को अद्यतन करने का भी निर्देश आज दिया गया है और उसको निरंतर अपडेट भी किया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए जो अभी माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी के पास अभी बैठक भी हुई है, तो कोविड के संदर्भ में सत्र पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए ये भी निर्देश दिया है कि सैटरडे संडे का जो पूरा लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से पालन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन में जो भी है घर के अंदर ही करने का जो है लोगों को सुझाव दिया है। सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम न हो, यह निर्देश उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई है और लखनऊ और कानपुर नगर के मामलों को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम निर्देशित किए हैं। एम्बुलेंस संचालन को और प्रभावी बनाना, 108 की एम्बुलेंस सेवाओं में 50% वाहन कोविड-19 के लिए, प्रदेश के सभी जनपदों में संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु आवश्यकतानुसार आईसीयू बेड्स भी स्थापित करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की टाइमिंग के संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया है कि टाइम कम रहे, कहीं भी कोई भी एम्बुलेंस में देर न हो और यदि पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर भी है तो उसको समय से जो है अस्पताल तक पहुंचाया जाए। ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों में की स्थापना के लिए कार्य योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है। ग्राम सचिवालय के पास ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो, सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरी गुणवत्ता और समयबद्ध रूप से हो, यह निर्देश भी दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र की निर्माण की कार्ययोजना भी बनाकर आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण भी किया जाए, ये भी निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत और तेजी लाने और प्रस्ताव भारत सरकार को शीघ्र भेजने का भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। प्रदेश की निर्माणाधीन डेयरियों की प्रगति की जानकारी आज उन्होंने ली। दुग्ध समितियों के गठन पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदने की व्यवस्था को विस्तार करते हुए सुदृढ़ करने का निर्देश दिया और पशुपालकों से दुग्ध खरीद की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या उनको उचित मूल्य मिलेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। कोविड-19 का प्रोटोकॉल पालन करते हुए औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो और पूरी क्षमता से संचालित हो, यह निर्देश भी दिया है। कोई कठिनाई ना आए, प्रदेश में उर्वरक की कहीं दिक्कत न हो, कहीं भी यदि कहीं शॉर्ट सप्लाई की कहीं शिकायत है तो उसका तत्काल समाधान करने का भी निर्देश दिया है। सुगमता पूर्वक खाद किसानों को मिले, यह जरूरी है, इस प्रबंध को जरूरी किया जाए। और सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी उन्होंने समीक्षा की है और स्वच्छ पेयजल की योजना जो हर घर जल है उसकी भी आज उन्होंने समीक्षा की है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज रोडवेज की जो बसें हैं कुल मिलाकर कल 17 तारीख में 6,728 बसें चली हैं और 9,33,000 लोग रोडवेज के माध्यम से चले हैं। हम ये भी आज बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है
2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का इंश्योर करना है। इस संदर्भ में काफ़ी संख्या में FIR अब दर्ज हो रही है प्रतिदिन, और कल कुल मिलाकर 1,89,000 FIR दर्ज करके 3,74,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 67,997 वाहनों को अब तक सीज करके 64 करोड़ 74 लाख रुपया जो है वसूल करने की कार्रवाई की जा रही। कुल आवश्यक सेवाओं के लिए 3.5 लाख वाहनों की परमिट जारी किया गया है। 794 FIR अब EC एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर दिए गए और फेक न्यूज़ के 2276 मामले जो है अब तक संज्ञान में लेकर कार्रवाई की गई। हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ी है। 13,386 हॉटस्पॉट्स के साथ 1,174 थाना अंतर्गत 13,38,000 मकानों के अंतर्गत लगभग 79,55,000 यानी 79,55,000 लोगों को चिन्हित किया गया है, जहां पर 36,000 से ज़्यादा केसेस हैं। इस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा 2 कल महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। पहला तो जो दावा अधिकरण के गठन का बिंदु है, कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर यदि हिंसात्मक कोई ऐसा कार्य होता है जहां ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो है लोक एवं निजी संपत्ति की क्षति की वसूली के लिए दावा प्राधिकरण के गठन का भी निर्देश और आदेश कल जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 15/3/2020 से लागू है और इसके नियम 26 के अंतर्गत जो है लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली भी जो है 6/5/2020 को निर्गत कर दी गई। इस नियमावली के अंतर्गत दावा अभिकरण गठित किए जा सकते हैं। तो निर्णय कल ये लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कि लखनऊ मंडल का दावा अभिकरण जो होगा वो 12 मंडल को केटर फॉर करेगा। झांसी, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती व विंध्याचल। और मेरठ मंडल का जो मेरठ में दावा अभिकरण होगा वो जो है सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आगरा के क्षेत्रों का कार्य देखेगा। ये दावा अभिकरण जो है 2 सदस्यीय होंगे। इसके अध्यक्ष एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और इसके सदस्य वहाँ के अपर आयुक्त जो मंडल के हैं, संबंधित मंडल के, वो जो है इसका कार्य देखेंगे। अब शीघ्र ही इन दोनों दावा अभिकरण को पदों को भरने और इनके कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया जा रहा है। एक और निर्देश और निर्णय कल माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिया गया है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का गठन प्रदेश की महिलाएं, बालक बालिकाओं के हो रहे अत्याचार अपराध की रोकथाम के लिए शक्तिशाली एक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के गठन का भी निर्णय कल लिया गया है। इस निर्णय के अंतर्गत महिलाओं बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए अलग अलग इकाइयां जो संगठन में है उनको समाहित करके संगठन को प्रभावी रूप से मजबूत करके एक यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था की गई है। और एक नया पद जिसका नाम है अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल संगठन, उसके गठन का जो है निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत महिला सम्मान प्रकोष्ठ, इसके अंतर्गत महिला सहायता प्रकोष्ठ, वुमेन पावर लाइन और पुलिस की अन्य इकाइयों, महिला और बाल सुरक्षा संगठन को भी समाहित किया गया है। इन सभी के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की जाएगी और इस महिला एवं बाल विकास सुरक्षा संगठन का गठन जो है किया जाएगा। इस के अंतर्गत हम ये भी बता दें कि इस के माध्यम से यूनिफाइड कमांड के माध्यम से काफ़ी हद तक जो है इन सब इस तरह के अपराधों को कंटेन करने में, उनके बारे में पूरी जानकारी करने में और जो भी उसमें प्रभावी कार्रवाई करने में उसमें फ़ायदा जो है आगे मिलेगा। मैं पुनः आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं पहाड़ में बारिश का लगातार खतरा बना हुआ है और अलग अलग तरह के खतरनाक रूप देखने को मिल रहे हैं। यहां पर अचानक से पहाड़ी नदी में तेजी से पानी आ गया है, जिससे नदी के किनारे जलती हुई चिता पानी में बह गई है। तो ये जलती हुई चिता आप देख रहे हैं, यहां पर दाह संस्कार करने के लिए लोग आए थे और पानी का तेज बहाव जिसके बीच में ही ये चिता जो है वो बह जाती है।
तो प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात आ रखे हैं। बाढ़ की चपेट में हैं कई ऐसे इलाके जिससे इन इलाकों में जिंदगी जीना दुश्वार हो गया है। बाढ़ में फंसे लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। सरकारी महकमा कागजी खानापूर्ति में व्यस्त है। बाढ़ के हालात पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में बाढ़ अब बर्बादी के स्तर तक पहुंच गई है। बाराबंकी में गांव के गांव टापू बन चुके हैं। सड़कें टूट गई हैं और उन पर सवारियों की जगह नावें चल रही हैं। जिंदगी बस नाव भरोसे ही चल रही है। कैसे गांव से आते जाते हो? नाव से सर। नाव से। तो पूरा का पूरा फसल तो सब डूब गया है। सारा फसल डूब गया है। गांव में घरों में भी पानी है। घरों पे पानी है। तो कैसे रह रहे हैं लोग? छतों पर? छतों पर रह रहे हैं और बंधा पे भाग के आते हैं। बाढ़ से निपटने के लिए सरकारी इंतजाम जो हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और लोग हफ्तों से बाढ़ के बीच फंसे हुए सिर्फ मदद की बाट जोह रहे हैं। मामूली परेशानी नहीं है और ये 8-9 दिन से टिका पड़ा है पानी, ना टूट रहा ना बढ़ रहा। अरे बढ़ता है टूटत नहीं। इधर हापुड़ के खादर क्षेत्र में भी गंगा उफान पर है और आसपास के करीब 20 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे फसलें चौपट हो गई हैं। जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। सड़कों से लेकर खेत खलियान और घरों के भीतर भी सिर्फ पानी ही पानी है। प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों को कोई भी मदद नहीं मिल रही। बहराइच में सरयू नदी उफान पर है और जिले के करीब 70 गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। खेतों में पानी भर जाने से फसल चौपट हो गई है। बीते 15 दिनों से गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, लेकिन अब तक प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों की सुध नहीं ली। बहुत बाढ़ हटपट यहाँ कोई जांच पड़ताल देखे भाले भाई हमारी जान तो कोई आवाना है। आपके गांव में बाढ़ की स्थिति है क्या? अरे बहुत सा है भाई, 15 दिन भाई है, 20-25 दिन बाढ़ हुई। हाँ, पानी ना निकटा था और सब पानी में यहाँ सब जने खड़े रहे थे। कहूँ मिला खाना, कहूँ ना मिला और कहूँ तखत पर तखत धई के बनावा खावा गया है। तीसरे दिन देवरिया में भी बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। बाढ़ के हालातों का जायजा लेने पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के काफिले को परसिया देवार गांव के ग्रामीणों ने रोक लिया और अपनी समस्याएं बताई। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया है कि सरकार बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। हम लोग यहाँ नाव द्वारा जो है हर सामान बाजार वगैरह करके लाते हैं। जब पानी काफी बढ़ जाता है तो हम लोगों की नाव भी बंद कर दी जाती है। नदी में आने जाने का संसाधन रुक जाता है। अगल बगल के गाँव में पानी फैला हुआ है। क्योंकि नदी के बहुत करीब हैं तो स्वाभाविक रूप से समस्याएं हैं, लेकिन उसके समाधान करने की दृष्टि से सरकार ने प्रयास किए हैं। दावे जो भी हो, लेकिन हालात देखकर सरकारी मदद ऊंट के मुंह में जीरे के समान लग रही है, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो वहीं अब आपको बताएं कि यूपी के सीतापुर से भी खबर है। बाढ़ ग्रस्त कई ऐसे इलाके हैं जहां का दौरा करने पहुंचे विधायक जी अचानक से ही नदी की धार में फंस जाते हैं। हालांकि विधायक जी साथ में मौजूद पीएसी के जवानों ने विधायक जी को सकुशल बचा लिया। खास बात यहां पर यह रही कि जैसे ही बीच धार में नाव का इंजन बंद हुआ, बीजेपी के विधायक ज्ञान तिवारी हनुमान जी के शरण में चले गए, यानी कि जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जबकि विधायक जी के साथ नाव में बिस्वा के एसडीएम, तहसीलदार समेत 10 लोग सवार थे। लेकिन विधायक जी इतने घबरा गए, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, जब किनारे पर लगी उनकी नाव, तब जाकर विधायक जी ने राहत की सांस ली। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव गिनाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण और वीर विक्रम के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कान के साथ जहाँ पे थोड़ा कम गहराई थी उससे जाकर के टकरा गया बीच धारा में, बीच के उसमें। तो हमारे जो पीएससी के लोग थे उन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए उससे स्टीमर से ठान गए और वहाँ पे इसको रोक करके रोकने का प्रयास किया और उसके बाद उसमें सफल भी हो गए। हमारे एसडीएम साहब और तहसीलदार महोदय, हम सभी लोग पूरी तरीके से डर गए, ईश्वर को याद किया, हनुमान जी की कृपा से
हम सभी लोग सकुशल वापस। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।